गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम लोग पढ़ेंगे रिम ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो मिला के सारा हमारा लाइफ एग्जिस्ट करता है, उसके बारे में। अगर हम नज़र घुमाएंगे तो हमें क्या चीज़ें दिखती हैं? या तो लैंड वाला पार्ट है, मिट्टी है, या फिर वाटर वाला पार्ट है, या फिर एयर है। यही चीज़ है ना जी। और उसके बीच सारी जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है, वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, सब एग्जिस्ट करते हैं। तो यानी कि रिम ऑफ द अर्थ जो है उसको हम कह सकते हैं लैंड वाला पार्ट, वाटर वाला पार्ट और एयर वाला पार्ट। और वो पार्ट जहाँ ये तीनों मिल के एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से बाकी की लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो एक पार्ट हो गया जिसको कि हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो इसको हम टर्म्स में डिवाइड करेंगे तो इसको हम कह सकते हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। तो रिम ऑफ द अर्थ अगर कहा जाए तो कितने हो गए? 4। लिथोस्फीयर यानी कि लिथ का मतलब होता है स्टोन। आपको पहले भी बताया है, जहां भी लिथ वर्ड आ जाए मतलब स्टोन से है। तो लिथोस्फीयर है ना जी, यानी कि जो रॉक वाला, पत्थर वाला, यानी कि ज़मीन वाला जो पार्ट है उसे हम कहेंगे लिथोस्फीयर। दूसरा है हाइड्रोस्फीयर। जहाँ भी हाइड्रो वर्ड आ जाए इसका मतलब पानी से रिलेटेड है, यानी एटमॉस्फेयर में हम पढ़ेंगे जो पानी वाला इलाका है उसके बारे में। एटमॉस्फेयर, इसमें हम लोग एयर, जो हमारे चारों तरफ जो एयर का घेरा है उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या चीज़ है। एंड बायोस्फीयर, जहाँ पे ये तीनों रिम यानी कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर मिलते हैं और उसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। बायोस्फीयर हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा पेचीदा आपको समझने की ज़रूरत है। सो फर्स्ट स्टार्ट विथ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में क्या होता है? कॉन्टिनेंट एंड ओशन। ओशन इसलिए कह रहा हूँ कि मान लीजिए जो अर्थ है तो ये कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है, लैंड वाला, लेकिन जहाँ पे ओशन आ जाता है उसके नीचे भी तो मिट्टी है, फिर से मिट्टी या रॉक जो भी कह रहे हैं, मतलब सरफेस है। तो इसके बारे में हमें पढ़ना कि ये जो लिथोस्फीयर है, ये जो अर्थ है, ये इसके ऊपर का कैसा होता है, उसके अंदर कैसा होता है, ये हमें जानना है लिथोस्फीयर में। सो उसको कहते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ। अर्थ के अंदर क्या है? अर्थ को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। ओके, 3 पार्ट में। सबसे ऊपर वाला जो कि पतला है उसे हम कहते हैं क्रस्ट। जो ऊपर वाला पार्ट है अर्थ का, जिस पे घर बनता है, जिस पे खेती होती है, दैट इज कॉल्ड क्रस्ट। ये सबसे ऊपरी हिस्सा है। इसके बाद आता है मेंटल। ये सबसे चौड़ा हिस्सा है मेंटल, जो क्रस्ट के बाद आता है। ओके, और सबसे नीचे जो होता है वो कोर है। अभी आप जाने क्रस्ट जो होता है, आपको बताया गया कि क्रस्ट जो है वो ऊपर जो लैंड वाला पार्ट है उसमें भी होगा, और जो ओशन है उसके अंदर भी क्रस्ट होगा, पानी के अंदर। तो इसमें मिनरल कौन से होते हैं? जो क्रस्ट होगा उसमें मिनरल होते हैं सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। तो याद करने के लिए हम लोग लिखते हैं उसको सियाल। क्या लिखते हैं? सियाल। यानी कि क्रस्ट में कौन सा मिनरल है? जो लैंड वाला पार्ट है उसमें होगा सियाल, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। जो क्रस्ट पानी के अंदर होता है, ओशियन के नीचे होता है, उसमें होता है सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। तो उसको हम कहते हैं सीमा। बुक रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यानी ये जो क्रस्ट है, ऊपर वाला हिस्सा है, ये पानी के अंदर भी है, और ऊपर लैंड वाला जो पार्ट है सूखा उधर भी है। तो जो लैंड वाला पार्ट है क्रस्ट, उसके अंदर जो मिनरल होते हैं वो है सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, और जो क्रस्ट पानी के अंदर, ओशियन के अंदर है, उसके अंदर मिनरल है सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, सीमा। मेंटल जो होता है, इसमें ऊपर वाला हिस्सा सॉलिड होता है और नीचे वाला हिस्सा लिक्विड होता है। जो रॉक है अंदर वो लिक्विड में थोड़ा चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से वो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आ गया है। कोर जो है ये 2 पार्ट में है, इनर कोर, आउटर कोर। इनर मतलब अंदर वाला कोर, आउटर मतलब बाहर वाला कोर। इनर कोर सॉलिड होता है, आउटर कोर लिक्विड होता है। क्यों?
ये लिक्विड आउटर कोर इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, टेम्परेचर मतलब गर्मी। तो जब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, आपको साइंस में भी समझाया गया था। तो फिर सवाल आता है कि अंदर वाला क्यों नहीं लिक्विड होता है, वो सॉलिड क्यों है? क्योंकि सारा प्रेशर जो है, जो दबाव जो है पूरे अर्थ का, वो जाके यहीं सेंटर में लगता है। तो वहाँ टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है लेकिन प्रेशर भी ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से ये सॉलिड में चेंज हो जाता है। यानी कि अभी हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ में क्या पढ़ा? क्रस्ट, जिसके दो पार्ट होते हैं, एक लैंड वाला और एक ओशन वाला। लैंड वाले में मिनरल क्या है? सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, और ओशन वाले में सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। मेंटल का ऊपर वाला पार्ट सॉलिड होता है, नीचे वाला पार्ट ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से लिक्विड होता है। इनर कोर अंदर वाला सॉलिड होता है क्योंकि वहाँ प्रेशर भी ज़्यादा होता है। बाहर वाला लिक्विड होता है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। यही लिक्विड जो है मेंटल में कभी कभी क्या होता है कि गैप मिलता है तो बाहर आ जाता है वल्केनो के फॉर्म में। उसको हम बाद में पढ़ेंगे कि वो कैसे वर्क करता है। तो ये रहा इंटीरियर ऑफ अर्थ लिथोस्फीयर में, इस तरीके से इसके अलग अलग पार्ट हैं, ये आपको जानना है। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर। हम लोग अर्थ को क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट। क्यों ब्लू प्लैनेट कहते हैं? क्योंकि जब हम ऊपर से देखते हैं स्पेस से तो ये अर्थ ब्लू दिखता है। ब्लू क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ वाटर। क्योंकि मेजॉरिटी पार्ट जो अर्थ का, यानी कि 71% जो एरिया है अर्थ का, वो किससे भरा है? वाटर से। तो वाटर वाले हिस्से को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। तो हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? सिर्फ ओशियन नहीं होता, ओशियन के अलावा फॉर एग्जांपल कि रिवर में जो वाटर है वो भी हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है, ओशियन में जो वाटर है वो भी हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। अगर लेक या पॉन्ड में जो पानी है दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। फिर जो ग्राउंड वाटर है, जो ज़मीन के अंदर पानी जमा हुआ है, जो कि हम लोग हैंडपम्प से निकाल लेते हैं बाहर या मोटर लगा के, वो अंदर जमा हुआ पानी, वो भी हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। इसके अलावा जैसे कि ग्लेशियर में बर्फ़ जमी पड़ी है, पहाड़ों के ऊपर जमा हुआ है, नॉर्थ पोल के पास पूरा बर्फ़ जमा हुआ है, वो भी हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। एंड जो पानी गर्म होके हवा में आ जाता है, वेपर बन के हवा में आ जाता है, जिसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, वो भी हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। यानी कि जहाँ जहाँ वाटर है, जिस भी फॉर्म में, वो सारा का सारा हाइड्रोस्फीयर का पार्ट होता है। ओशियन वाला जो पानी है, जो कि सबसे ज़्यादा है, वो सॉल्टी होता है। क्या होता है? सॉल्टी। वो इतना सॉल्टी होता है, मतलब उसमें नमक होता है इतना ज़्यादा कि वो किसी काम का नहीं होता। ना उससे इरिगेशन कर सकते हैं, ना उसको पी सकते हैं, ना उससे नहा सकते हैं। इरिगेशन मतलब सिंचाई, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो फिर इतना ज़्यादा, इतना बड़ा एरिया में वाटर होने का फिर क्या मतलब है? 71%। ये जो वाटर है 71%, लाइट का इशू आ रहा है, एनीवे, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। ये जो बाकी फॉर्म में आपको वाटर दिख रहा है, पॉन्ड में, लेक में, रिवर में, ये कहाँ से आता है? या जो पहाड़ों पे जो जमा हुआ है वो बर्फ के फॉर्म में जो वाटर है, वो सब कहाँ से आ रहा है? होता क्या है कि जब गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, तो समंदर इतने ज़्यादा तक पानी है उसमें कि उसमें से पानी गर्म होके वेपर में चेंज होके आसमान में जाने लगता है। जब बहुत ज़्यादा पानी वेपर के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है और जब वो ऊपर चला जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, यानी कि ठंड बढ़ती जाएगी। हम जितना ऊपर जाएंगे ठंड बढ़ती जाएगी। तो जो वाटर वेपर है समंदर से उठा है, यानी कि जो पानी वेपर होके, बॉयल होके, उसमें से जो भाप बन के जो पानी ऊपर जा रहा है, उसे कहते हैं वाटर वेपर। वो जब ऊपर जाता है तो ठंडा होता जाता है। तो जब पानी ठंडा होगा तो बर्फ जमेगा, तो वो ऊपर जाके ठंडा होके वही क्लाउड बन जाता है, बादल बन जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, बहुत बर्फ हो जाती है, तो संभाल नहीं पाता है, वो ऊपर से गिर जाता है, तो बारिश के फॉर्म में पानी आ जाता है। फिर वही बारिश का पानी नालों में, रिवर में, पॉन्ड में भर जाता है। फिर वहाँ से बहते हुए फिर वो पानी समंदर में जाता है, फिर समंदर से इवेपोरेट होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर बारिश होती है। यानी कि ये सर्कल कंटिन्यूअस चलता रह रहा है।
इसे ही हम कहते हैं वाटर साइकिल। क्या कहते हैं? वाटर साइकिल, वाटर का साइकिल, वो कंटिन्यूअस चल रहा, रुक नहीं रहा। वाटर साइकिल के वजह से ये हो रहा है कि हमें हमेशा पानी आते रहता है, तो पॉन्ड भर जाता। अगर बारिश नहीं होती तो तालाब सूख जाते, नीचे का पानी सूख जाता, खेती नहीं होती। तो अगर तालाब में पानी है बारिश की वजह से, बारिश कहाँ से है? बादल से। बादल कहाँ से बना? जो इवेपोरेशन होके आया है वाटर वेपर, उससे। वो कहाँ से है? समंदर से। यानी कि ओशियन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बगैर ओशियन के वाटर साइकिल नहीं हो सकता, और बगैर वाटर साइकिल के किसी भी फॉर्म में वाटर अर्थ पे नहीं मिल सकता, और बगैर वाटर के हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हाइड्रोस्फीयर में वाटर साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको जानना चाहिए। एनीवे, इसके बाद आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो होता है, सिंपल, द लेयर दैट सराउंड अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो एक थिन ब्लैंकेट है हमारे अर्थ के किनारे, या एक जो लेयर है जो हमें अर्थ को जो सराउंड किया हुआ, घेरे हुआ है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। यानी हवा का जो घेरा है अर्थ के किनारे, उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। सिंपल। एटमॉस्फेयर के बहुत फायदे, उसमें बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी, जिसको कि हम सांस लेने काम आता है। बहुत सारे हार्मफुल रेज से एटमॉस्फेयर बचाता है हमें। तो एटमॉस्फेयर की थिकनेस बहुत लिमिटेड, हमें नहीं मालूम, बट माना जाता है कि 1600 किलोमीटर तक के आसपास है। तो ये जैसे अर्थ है, खैर पहले हम पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर क्या एटमॉस्फेयर का। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर क्या होता है? मतलब कि इसमें कौन कौन सी गैसेस हैं और कितनी हैं। जो सबसे एबंडेंट गैस है, यानी कि एबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज़्यादा गैस है बहुत ज़्यादा मात्रा में, वो है नाइट्रोजन, 78%। नाइट्रोजन कितना है? 78% एबंडेंट, मोस्ट एबंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर। यानी कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गैस है वो नाइट्रोजन है, 78%। हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे कि इतना ज़्यादा नाइट्रोजन क्यों है, जिस तरीके से ओशन में इतना पानी, वो क्यों है? जब कोई काम का नहीं है तो नाइट्रोजन भी कोई काम का नहीं है, तो क्यों है? उसका बहुत इंपॉर्टेंस है, उसको हम बाद में बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजन जो है मोस्ट एबंडेंट गैस है, ये 78% है। इसका यूज़ कहाँ है? ये सोइल फर्टिलिटी बनाता है। ये कैसे बनाता है हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, कि कैसे नाइट्रोजन सोइल को बढ़ाता है, और प्लांट और एनिमल के ग्रोथ में भी उसका हेल्प होता है नाइट्रोजन का। तो बस अब अभी शॉर्ट में जानिए कि सोइल की फर्टिलिटी को, उपजाऊ को बढ़ाता है नाइट्रोजन कैसे, ये बाद में। 78% है, मोस्ट एबंडेंट गैस है, सबसे ज़्यादा मात्रा है। जो दूसरा है वो है ऑक्सीजन, 21%। नाइट्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा जो गैस है वो ऑक्सीजन है, 21%। ऑफकोर्स ऑक्सीजन हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन से ही हम जिंदा रहते हैं, ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन होता है, तो उसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते थे। और बाकी 1% में और गैसेज हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम और ओजोन, ये सारी गैसेज आते हैं। तो इनका क्या यूज़ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का कहाँ यूज़ है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, यानी कि प्लांट्स का जो खाना बनाने का प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, उसमें किसकी ज़रूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स को खाना बनाने में हेल्प करता है। फेयर एनफ। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है अर्थ को वार्म रखने में, गर्म रखने में हेल्प करता है। ये भी आगे क्लास में पढ़ेंगे कैसे, हाउ, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट गैसेस हो गई। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड बाकी गैसेस 1% में। ओके। कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है? प्लांट यूज करते हैं अपना खाना बनाने में, यानी फोटोसिंथेसिस में उसको यूज करते हैं। अब आ जाइए लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये क्या है? लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब कि एटमॉस्फेयर के कितने लेयर है। जिस तरीके से हमने लिथोस्फेयर का पढ़ा, ये लेयर है, पहले क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है। इसी तरीके से एटमॉस्फेयर के कितने लेयर होते हैं। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो नाम, सबसे नीचे जो होता है यानी अर्थ के आसपास जो लेयर है
उसका नाम है ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर का इंपॉर्टेंस क्या है? सारी वेदर वाली एक्टिविटी होती है वो ट्रोपोस्फेयर में होता है। वेदर मतलब कि जो मौसम का बदलाव होता है, बादल है, बारिश है, ये सारा कुछ इसी ट्रोपोस्फेयर में होता है। यानी कि ये अगर नहीं होता तो बादल नहीं होते, बारिश नहीं होती तो फिर तो बहुत मुश्किल था। तो ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे वाला है और आपको बात जाननी कि इसमें वेदर चेंजेस जो जितने भी होते हैं इसी लेयर में होते हैं। इसकी हाइट 8 to 17 किलोमीटर है, वो आप चाहें तो याद कर सकते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो बिल्कुल ट्रोपोस्फेयर के ऊपर। स्ट्रेटोस्फेयर इसका इंपॉर्टेंट क्या, ये ना यहाँ पे मौसम नहीं होता, वेदर नहीं होता, यहाँ पे बादल वादल का मसला नहीं, बिल्कुल साफ। तो जितने भी एरोप्लेन हैं, जेट हैं, वो स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करते हैं। वाई? क्योंकि वो क्लीन है, बादल का मसला नहीं है, तो उनको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ग्लिचेस नहीं होंगे, बिल्कुल आराम से फ्लाई करेंगे, खतरा नहीं होगा एरोप्लेन को। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? सारे प्लेन और जेट उसमें फ्लाई करते हैं। और दूसरी चीज़ क्यों? क्योंकि वहाँ पे वेदर, क्लाउड, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। इसके अलावा ओजोन लेयर जो है वो भी इसी में होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में। ये दो इंपॉर्टेंस हो गया इसका। ओजोन लेयर क्या करता है? जो हार्मफुल रेज हैं, सन से जो सनलाइट आता है वो सब यूजफुल नहीं है, कुछ उसमें हार्मफुल्स होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज। वो अगर हमारे डायरेक्ट अगर स्किन पे पड़ेगा तो हमें कैंसर हो सकता है। तो वैसी रेज को जो ओजोन है, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में है, वो उसको रोक लेता, हम तक पहुंचने ही नहीं देता। तो ये भी फायदा हो गया एटमॉस्फेयर का। थर्ड नंबर पे जो है वो है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर क्या है कि हमने शायद आपने 6 में पढ़ा था, नहीं आपने नहीं पढ़ा, अगली क्लास में पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम, उसमें एक मेटियोर्स पढ़ा था। मतलब कोई एक रॉक की चीज़ है, रॉक है जो कि आसमान से गिरता है अर्थ की तरफ। तो अगर किसी के ऊपर गिर गया, किसी घर के ऊपर गिर गया तो बहुत बर्बादी हो सकती है। तो वो जो रॉक है जिसे मेटियोर्स कहते हैं, वो आके जब आता है एटमॉस्फेयर में तो मेसोस्फेयर में आके वो घिस के फ्रिक्शन से वो जल के ख़त्म हो जाता है, तो अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाता। तो मेटियोर्स बोलते हैं। ओके, मेटियोर्स जो है वो आके यहीं घिस के जल के ख़त्म हो जाता है, अर्थ तक नहीं आ पाता। तो यानी कि जो मेसोस्फेयर है उसने हमें प्रोटेक्ट किया मेटियोर्स से। मेटियोर से किसने हमें सेव किया? मेसोस्फेयर ने, यानी कि एटमॉस्फेयर का पार्ट, एटमॉस्फेयर ने हमें सेव किया। तो एक और इसका फ़ायदा देख लीजिए, वरना वो पत्थर आके डायरेक्ट किसी के सिर पे गिर जाए तो बहुत नुकसान हो सकता है। फोर्थ है थर्मोस्फेयर। ये थर्मोस्फेयर में क्या होता है ना कि उसमें चार्ज होता है, समझ लो एक तरीके का चार्ज होता है, आयन होता है, वो अब बड़े होकर समझोगे वो क्या होता है। एक तरीके का उसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है, समझ लो बस इलेक्ट्रिसिटी, जिससे क्या होता है कि सिग्नल जो होते हैं वो उसमें ट्रेवल कर सकते हैं थर्मोस्फेयर में। तो जितने भी सैटेलाइट भेजे जाते हैं, टीवी सैटेलाइट, रेडियो सैटेलाइट, वो सब थर्मोस्फेयर में घूमते रहते हैं। उसमें चूंकि इलेक्ट्रिक है तो वहाँ से जो सिग्नल है वो हमारे एंटीना से हमारे घर में आ जाता है। हम मोबाइल पे बातें कर रहे हैं, मैं यहाँ पे बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ, आप टीवी पे कोई भी चीज़ देख रहे हैं, काम हो रहा है, मैच हो रहा है, दिल्ली में मैच आप देख रहे हैं, बिहार में, ये कैसे पॉसिबल है? सैटेलाइट के थ्रू। सैटेलाइट सिग्नल भेजता है, तो वो सैटेलाइट किस में होता है? थर्मोस्फेयर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक होता है जिसके वजह से वो सिग्नल भेज पाता है। बड़ी क्लास में हम समझेंगे वो इलेक्ट्रिक क्या होता है, कैसे होता है ना। तो यानी कि एग्जोस्फेयर बाहर वाला, उसका फिर तो खत्म ही हो गया। तो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में हम सबसे पहले थर्मोस्फेयर, जिसका क्या है, इसमें सारे वेदर होते हैं। दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर, इसमें क्या होता है? प्लेन जेट चलती हैं। दूसरा ओजोन लेयर होता है जो हार्मफुल गैस से बचाता है, रेस से। तीसरा क्या है? मेसोस्फेयर, इसमें जो मेटियोर्स यानी जो पत्थर आसमान से गिरते हैं वो इसी में आके घिस के जल के ख़त्म हो जाते हैं। थर्मोस्फेयर, इसमें सारे सैटेलाइट होते हैं जिसकी वजह से रेडियो और टीवी पे सिग्नल जाता है। और एग्जोस्फेयर सबसे बाहर वाला लेयर है एटमॉस्फेयर का। तो ये हमने पढ़ा आज, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। इस पर नोट्स बनाइएगा, तैयारी कीजिएगा।
एंड नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊँगा बायोस्फीयर और बाकी की जो चीज़ें हैं कॉन्टिनेंट के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।